हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू XIS। दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ करंट अफेयर सीरीज़। देखिए, करंट अफेयर लास्ट जो हमने कवर किया था, तो हमने कुछ न्यूज़ जो शॉर्ट न्यूज़ होते हैं वो हमने कवर किए थे लास्ट के वीडियो में। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो शॉर्ट न्यूज़ थे वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। जो ये वाला हमारा वीडियो है, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मेन करंट अफेयर्स हैं, डिटेल्ड करंट अफेयर्स, वो हम इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है स्टेट ऑफ द राइनो 2024 रिपोर्ट। वर्ल्ड में जो टोटल राइनोज हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट लॉन्च की है। किसने? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने। ठीक है, रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द राइनो 2024, जिसने टोटल बताया कि कितनी करंट पॉपुलेशन है अभी राइनोज की और कितनी अलग अलग स्पीसीज़ हैं जो राइनोज की आपको देखने को मिलती हैं। वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? सितंबर 22, 2024 को। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए राइनो की टोटल 5 सर्वाइविंग स्पीसीज़ हैं जो आपको देखने को मिलती है। कहाँ पे? अफ्रीका में और एशिया में। यानी कि राइनो सिर्फ अफ्रीका और एशिया में ही पाया जाता है और किसी कॉन्टिनेंट पे नहीं पाया जाता। कौन कौन सी हैं 5 स्पीसीज़? वाइट राइनो है। कितनी पॉपुलेशन है याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो आपको ये स्टेटस है ये आप याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, लेकिन मेनली जो इंडिया में पाया जाता है ना, वन हॉर्न राइनो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बस इनके नाम देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइट राइनो नियर थ्रेटन्ड इसका स्टेटस है। नॉर्दर्न वाइट राइनो सब स्पीसीज इज कंसिडर्ड एज फंक्शनली एक्सटिंक्ट। देखिए, वाइट राइनो के बारे में इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फंक्शनली एक्सटिंक्ट इसका क्या मतलब है? देखिए, एक तो होता है एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट होता है एक होता है एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड। वाइल्ड के अंदर एक्सटिंक्ट, वाइल्ड के अंदर एक्सटिंक्ट मतलब जंगल में नहीं पाया जाता, अब किसी जू में या किसी छोटे मोटे तालाब वालाब में पाया जा रहा होगा, किसी रेजिडेंशियल इलाके में, तो वो होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है कि अब वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है, मतलब वो कहीं नहीं मिलेगा आपको इस धरती पे, गायब हो चुका है धरती से, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। लेकिन यहाँ पे टर्म है फंक्शनली एक्सटिंक्ट। इसका मतलब है कि उसकी कुछ पॉपुलेशन बची हुई है, लेकिन दैट पॉपुलेशन इज़ नॉट वायबल, यानी कि अब उस पॉपुलेशन की हेल्प से ये स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो जाना। नेक्स्ट हमारा है वाइट राइनो के बाद ब्लैक राइनो, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में पाया जाता है। वल्नरेबल है, ये इंडिया में पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये भूटान में भी चला जाता है क्रॉस करके। तो मेजरली आप देखोगे हैबिटेट इसका तो इंडिया और नेपाल ही है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो बोलते हैं इसको। इसके अलावा जो राइनो की स्पीसीज़ हैं वो है जावन राइनो, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, इंडोनेशिया का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है उजुंग कुलोन नेशनल पार्क, ये सिर्फ यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो अगला है वो है सुमात्रन राइनो। ये जावा और सुमात्रा दोनों इंडोनेशिया के ही आइलैंड्स हैं, मेन आइलैंड्स हैं दोनों ये, जावा और सुमात्रा आइलैंड्स। सुमात्रा तो बिल्कुल पास में ही पड़ता है इंडिया के, आप अंडमान से देखोगे तो। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, सुमात्रन राइनो भी, इसकी काफ़ी छोटी पॉपुलेशन बची हुई है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओजोन डे। देखिए, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। और आपको पता होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हमारा ओजोन जो होल हो गया था उसको कैसे बचाना, मतलब ओजोन होल को कैसे बढ़ने से रोका जाए और वो वापस ख़त्म करा जाए, उससे रिलेटेड था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा। तो इस बार जो थीम थी इसकी ये थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। मॉन्ट्रियल जो एक सिटी है, एक्चुअली ये सिटी कहाँ पे है? ये कनाडा में है। ठीक है, मॉन्ट्रियल। ओजोन डे कब मनाया जाता है ये पूछा जा सकता है, थीम भी पूछी जा सकती है। ठीक है, थीम भी पता होना चाहिए आपको वर्ल्ड ओजोन डे की हाईलाइट्स में कुछ नहीं है। इंडिया का नॉर्मली जो कूलिंग एक्शन प्लान अलग अलग कंट्रीज ने ले रखे हैं वही डिस्कस करे गए थे। इंडिया का भी मतलब जो रिकमेंडेशन था इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान से रिलेटेड, वो भी यहाँ पे डिस्कस हुई थी। इंडिया का जो कूलिंग एक्शन प्लान है वो प्राइमरली ट्रांसपोर्ट एयर कंडीशनर जो सेक्टर है उससे रिलेट करता है, यानी कि जो गाड़ियों वगैरह में एयर कंडीशनिंग AC यूज़ होता है ना, उससे रिलेट करता है इंडिया का कूलिंग एक्शन प्लान। ताकि इतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इसका थीम और डेट याद रखेंगे तभी भी काम चल जाएगा। इस नेक्स्ट, फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट। देखिए, ऐसी मीटिंग्स होती रहती हैं, ये इतना रेलेवेंट नहीं है, बस एक बार थोड़ा नज़र मार लीजिए कि ऐसी कुछ मीटिंग हुई है और कहाँ हुई है? गांधीनगर, गुजरात में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मतलब ये दी भी इसलिए हुई है न्यूज़ में क्योंकि ये हर बार दिल्ली में होती थी। ठीक है, लेकिन इस बार इसको गुजरात में गांधीनगर में कराया गया है। थोड़ा इसलिए इसको मतलब इम्पॉर्टेंट तो इतना नहीं है, मतलब ये ऐसे मैंने कभी आज तक देखा नहीं है इससे क्वेश्चन पूछा हो।
नेक्स्ट जल संचय जन भागीदारी। जल संचय मतलब वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, जन भागीदारी मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। ठीक है, नाम से पता चल जा रहा है क्या है स्कीम। तो नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम लॉन्च करी है, कहाँ पे, गुजरात में, सूरत में। ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक है ये, गुजरात मतलब गुजरात से रिलेटेड है। अगेन मैंने आपको बता दी, नाम से पता चल रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और पब्लिक पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टनरशिप, उसके नाम से ही पता चल जा रहा है ना। जन संचय, संचय का मतलब होता है हार्वेस्ट करना, और जन भागीदारी मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव। देखिए ये ऑयल पाम इंडिया का जो ऑयल सीड वाला मिशन है ना, एक्चुअली ऑयल सीड का मिशन है एक इंडिया का, कि कैसे हम ऑयल जो एडिबल ऑयल है उसमें इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। इसके अलावा जो पाम ऑयल है ना, ये भी एडिबल ऑयल ही होता है वैसे। इसको हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कौन सी हैं, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, खासकर मलेशिया से हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं ये। तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि कैसे इंडिया में ही उगाया जाए इसको, पाम ऑयल को। लेकिन ये अगेन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं कि ये फर्टिलिटी बहुत ख़राब कर देता है, ख़त्म कर देता है एकदम उसकी ज़मीन की, और इसको बहुत टाइम लगता है उगने में भी। तो ये मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव चलाया था, कौन से मिशन के अंदर, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, ये इसका मिशन का नाम है। बहुत सारे स्टेट्स में चला था ये, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं चला था। बाकी ज़्यादा फोकस करा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, कि इसको नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पे हम ऑयल जो पाम है ये इसका कल्टीवेशन बढ़ाया जाए यहाँ इसका। नेक्स्ट, इंडिया का पहला टील कार्बन स्टडी अंडरटेकन एट केवलादेव नेशनल पार्क। देखिए केवलादेव है जो ये भरतपुर में है, केवलादेव, इसको भरतपुर सेंचुरी बोलते थे पहले, अब इसको केवलादेव नेशनल पार्क बोलते हैं। यहाँ पे एक स्टडी करी गई है इंडिया की टील कार्बन से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि टील कार्बन होता क्या है। देखिए टील कार्बन क्या है ना, कि जो वेटलैंड्स होते हैं ना, वेटलैंड्स अपने अंदर कार्बन को स्टोर कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की क्षमता होती है वेटलैंड्स के अंदर, और उसी कार्बन को बोलते हैं टील कार्बन, जो कि वेटलैंड्स के अंदर होता है एक तरीके से। वेटलैंड्स में आपको जो कार्बन स्टोर मिलेगा उसको टील कार्बन बोलते हैं। अब क्या है कि टील कार्बन पॉजिटिव चीज़ है कि नेगेटिव चीज़ है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव जब तक रहेगा जब तक जो वेटलैंड है वो अपनी नॉर्मल जो उसकी फीचर्स हैं वो उसमें सस्टेन्ड रहेंगे। लेकिन मान लो जो वेटलैंड है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, उसका जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये फिर जो टील कार्बन है ये एमिशंस बहुत ज़्यादा करेगा, किस चीज़ के, मीथेन के, तो ये नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके दोनों तरीके से हो सकता है। एक तो टील कार्बन होता है, फिर ब्लैक कार्बन होता है, और ब्राउन कार्बन होता है। ये वो कार्बन है जो आपकी गाड़ियों वगैरह से निकलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के एमिशन से निकलते हैं। वेटलैंड्स कंजर्वेशन से रिलेटेड है, बता दिया मैंने। क्लाइमेट अडेप्टेशन और रेजिलियंस में ये हेल्प करेगा। यहाँ पे कुछ और एक पायरोलिसिस वर्ड दिया हुआ है। पायरोलिसिस क्या होता है, देखो जहाँ पे ये वर्ड आ जाए ना, PYRO, इसका मतलब होता है आग, इस चीज़ को जलाना। तो पायरोलिसिस जो एक ये टेक्निक होती है जिसमें या तो बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें इस किसी चीज़ को जब जलाया जाता है तो उसको पायरोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, टील कार्बन यहाँ पे बता दिया, कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, नॉन टाइडल मतलब है कि जो वेटलैंड है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे एक तो हमारा जैसे सुंदरबन है, मैंग्रूव्स है जहाँ पे, वो भी वेटलैंड एरियाज ही है, लेकिन वो इसमें काउंट नहीं होगा टील कार्बन में। क्यों? क्योंकि जो टील कार्बन है वो नॉन टाइडल एरियाज होते हैं, जहाँ पे टाइड्स नहीं आएंगी, समुद्र की जो टाइड्स होती है ना, लहरें, वो नहीं आनी चाहिए वहाँ पे। तो जैसे केवलादेव है, यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे काफ़ी मतलब अंदर पानी होता है इकट्ठा, जिससे यहाँ पे वेटलैंड बन जाता है, और यहाँ पे बाहर से साइबेरियन क्रेन्स वगैरह भी आते हैं, बर्ड्स आते हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स। नेक्स्ट, नेशनल सेमिनार ऑन सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना थोड़ा आप याद रखना है कि किसने करा है, नीति आयोग ने करा है, और क्या करा जाएगा। ऑलरेडी जो हमारे विलेजेस हैं कैसे उनको हम, जैसे गांधीयन विचारधारा है जो कि विलेज बेस्ड इकॉनमी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट विलेजेस बनाए, इनोवेटिव विलेजेस बनाए, वो सब इसका टारगेट है। सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड नाम से ही क्लियर हो जाता है। बस इतना याद रखना कि नीति आयोग से रिलेटेड है। इंडिया में 3 और रामसर वेटलैंड साइट हैं। अब देखिए रामसर वेटलैंड साइट बढ़ती रहती हैं, अभी फ़िलहाल 85 हैं और ये नंबर बढ़ता रहेगा आगे भी। तो ये आप पेपर से पहले एक बार देख के जाओ नंबर। वैसे आजकल कम हो गया है नंबर, डायरेक्टली नंबर नहीं पूछते हैं आजकल, किसी एक रामसर साइट के बारे में पूछते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी साइट थी, नंजारायन बर्ड सेंचुरी, काजुएली बर्ड सेंचुरी, ये दोनों तमिलनाडु में है, और तवा रिजर्वेयर ये मध्य प्रदेश में है। तवा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तवा एक सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है कौन सी नदी की, नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की 2 बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, एक का नाम है तवा और एक का नाम है बरहर। ठीक है, बरनहर या बरहर भी बोलते हैं इसको। ये तवा रिजर्वेयर वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहाँ पे पड़ता है, तवा रिजर्वेयर ये पड़ता है आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क में। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है यहाँ पे बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पंचमढ़ी जो वो है ओवल बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी यहीं पे पड़ता है पास में ही। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये दोनों तमिलनाडु में है, नंजनारायण और काजुवेली, और ये तवा है ये मध्य प्रदेश में है।
यहाँ पे ये जो काजू वैली बर्ड सेंचुरी है, इसके बारे में एक चीज़ याद रख लेना आप कि यहाँ पे ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड है, मतलब लार्जेस्ट नहीं है लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट है पेनिनसुलर इंडिया का। साउथ इंडिया का आप देखोगे तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड है, काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। और ये इसके 3 हिस्से आप टोटल करे जाते हैं। तो ऐसे जो कोई ऐसा वेटलैंड होता है ना जिसके ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन तीनों में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट है ना तो वो यही है, क्योंकि अगर तवा पूछा जाएगा तो वो तो कोई बता देगा कि तवा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। लेकिन ये जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काजू वैली बर्ड सेंचुरी, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड है साउथ इंडिया का। और इसके 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, एक फ्रेश वाटर है, एक ब्रैकिश वाटर है, और एक पूरा आपको ऑलमोस्ट सी वाटर के साथ मिला हुआ दिखेगा जो क्रीक है, ठीक है। एस्चुरियन पार्ट है। एस्चुरियन पार्ट कैसा होता है, ब्रैकिश। उप्पो वैली क्रीक फीडिंग है, सी वाटर है, मतलब ये सेलाइन होगा, यानी कि मैराइन वाटर होगा यहाँ पे। काजू वैली बेसिन विद फ्रेश वाटर, तो तीनों तरीके का पानी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तवा रिजर के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तवा रिजर है, इसमें 2 तवा और देनवा रिवर है, 2 उनका कन्फ्लुएंस है ये। तवा रिवर मैंने बता दिया आपको कि ये कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और महादेव हिल से ये ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी बता दी मैंने आपको, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यहाँ पे लोकेटेड है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, जो ये सतपुड़ा नेशनल पार्क के आसपास का एरिया है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक आया 176, मतलब लास्ट पीछे से, मतलब एक तरीके से हम ऑलमोस्ट 2-3 कंट्रीज़ को छोड़ दो तो उनके ऑलमोस्ट सबसे लास्ट में ही हम इसमें एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। वहीं पे जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, उसमें हमारी रैंक 7 है। तो ये देखो कितना कॉन्ट्रास्ट है, 2 अलग अलग चीज़ों, मतलब सिमिलर चीज़ें लगती हैं देखने में, लेकिन रैंक में इतना फ़र्क है। तो ये रिलीज़ कौन करता है रिपोर्ट, देखिए इसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप ये 2 इंस्टीट्यूट के नाम याद रखना, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड द मैकॉल मैकबेन फाउंडेशन। ये 2 पूछे जाते हैं अगर पूछे जाएंगे तो पेपर में, और ये बाकी के नहीं पूछे जाएंगे बीच वाले। रिपोर्ट रिलीज़ कब हुई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं। इसमें आपको याद रखना है पहले रैंक पे एस्टोनिया कंट्री आई है और इंडिया का रैंक 176 है। बाकी ये इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंडिया इस इंडेक्स को ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है। लास्ट ईयर तो, इस बार तो फिर भी इन्होंने हमें 2-4 लोगों से ऊपर रखा है, 2-4 कंट्रीज से ऊपर, लाओस, पाकिस्तान, म्यांमार, वियतनाम, इन सबसे ऊपर रखा है। लेकिन लास्ट ईयर तो इन्होंने बिल्कुल हमें सबसे लास्ट पोजीशन दी थी। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, यूएन की रिपोर्ट है, नाम से पता चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर रिपोर्ट है। तो मतलब ये बताएगा क्या कि हमारी प्रोग्रेस कैसी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, ठीक है, कि हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसने बोला है कि केवल 16% सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसे हैं जो 2030 तक अचीव कर लेंगे हम। बाकी 84% जो गोल्स हैं वो ऐसे हैं जिनमें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव प्रोग्रेस है, मतलब उल्टा हम चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं सुधारने की बजाय। एक है जहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9, किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। कौन सी कंट्रीज अच्छा कर रही हैं इसमें, तो इसमें नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। अगेन ये हर बार अच्छा ही करती हैं हर चीज़ में, तो आपको ये ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, वैसे याद हो जाएगा। तो इंडिया का रैंक 109 आया है इसमें, ठीक है, स्कोर है 64.0, रैंक है इंडिया का 109। बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, बोन देखो एक बोन कन्वेंशन भी है जो माइग्रेटरी स्पीसीज़ है उनसे रिलेटेड है, लेकिन जब बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है ये अलग है, ये जर्मनी में हुई है। इसमें बेसिकली डिसाइड करा जा रहा है कि हमारा जो एजेंडा होगा, COP29 होने वाली है अजरबैजान बाकू में, UNFCCC की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP29 अजरबैजान बाकू में होगी। तो उसके ऊपर मतलब उसमें क्या एजेंडा है, क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, वो सब से रिलेटेड ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। देखिए क्लाइमेट फाइनेंस से बेसिकली मतलब क्या होता है, क्लाइमेट फाइनेंस से मतलब है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से कंट्रीज़ में जो दिक्कतें आ रही हैं, एक तो है कुछ में देखिए ऑलरेडी दिक्कतें आ चुकी हैं, यानी कि वहाँ पे ऑलरेडी वो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बनाया गया है लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड। ये जो कंट्रीज इम्पैक्ट हुई है वो यहाँ से पैसा निकाल सकती हैं। लेकिन ये दूसरा है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। इससे क्या अचीव करा जा रहा है, इससे बेसिकली क्लाइमेट की फाइनेंसिंग, यानी कि कैसे अडेप्ट करा जाए अलग अलग कंट्रीज़ को जो क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट हो रही हैं, वो कैसे अडेप्ट कर सकती हैं, कैसे रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती हैं, कैसे वो नेट जीरो की तरफ गोल अपना मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ सकती हैं। उसके लिए उन कंट्रीज़ को पैसा देंगी कौन, डेवलप्ड कंट्रीज़, अमीर देश, ठीक है, ये है इनका गोल ओवरऑल। इसको शॉर्ट में NCQG लिखते हैं। और लॉस एंड डैमेज फंड से कैसे अलग है ये चीज़, ये भी हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जो आपको एक्सप्लेन कराया अभी। इसके अलावा ये कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, लॉस एंड डैमेज फंड मैंने आपको बता दिया है, और इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया था वो जो कि फिलीपींस में है ये बोर्ड,
और वर्ल्ड लॉस एंड डैमेज का जो पैसा है इनिशियली इसको कौन देख रहा है, वर्ल्ड बैंक इसको देखेगा इनिशियली, ठीक है। COP27 में सबसे पहले लॉस एंड डैमेज फंड की बात हुई थी और COP28 में इससे रिलेटेड पैसा कहाँ से कैसे आएगा वो फाइनल हुआ था। और अभी जो नेक्स्ट होने वाली है, देखो COP28 में भी इसके ऊपर बात हुई थी, न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, लेकिन इसको फाइनल करा जाएगा COP29 अजरबैजान बाकू में। एक ग्लोबल स्टॉक टेक करके भी है, ये भी पूछा जा रहा है एग्जाम्स में आजकल। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब है कि हम कितनी प्रोग्रेस कर चुके हैं अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में और कहाँ हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, वो देखता है ग्लोबल स्टॉक टेक। नेक्स्ट ATCM 46 मीटिंग। ATCM का फुल फॉर्म है अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। तो नाम से इसका पता चल रहा है अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग क्या है। देखिए जो अंटार्कटिका की ट्रीटी है ना, वो उस ट्रीटी के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हुआ था। और अंटार्कटिका ट्रीटी का जो सेक्रेटेरिएट है ये कहाँ पे है, ये अर्जेंटीना में लोकेटेड है, ठीक है। लेकिन इस बार जो ATCM की मीटिंग है ये इंडिया में हुई है। और कौन से इंस्टीट्यूट है जो इसको मतलब एक तरीके से एक्टिविटीज़ को सारा देख रहा है, तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च गोवा में है। देखिए इंडिया की कोई भी एक्टिविटी अगर होगी कहाँ पे, आर्कटिक में या फिर एंटार्कटिक में, तो उसको इंडिया का यही इंस्टीट्यूट देख रहा है। और मिनिस्ट्री कौन सी देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो इसलिए आपको ये इंस्टीट्यूट पता भी होना चाहिए कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये पूछा जाता है पेपरों में, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये गोवा में है। और इंडिया का आर्कटिक या फिर एंटार्कटिक इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा तो वो कौन देखेगा, NCPOR देखेगा उसको। तो इंडिया ने यही बोला है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो पॉलिसी है उसके ऊपर हमें फॉलो करना चाहिए, दुनिया को एक अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम है जो यह क्या बोलता है, ये बेसिकली बोलता है जो अंटार्कटिका है वो सबकी जिम्मेदारी है और सबकी प्रॉपर्टी है, किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है वो, ठीक है। अंटार्कटिका को प्रिजर्व करके रखना सारे ह्यूमैनिटी की जिम्मेदारी है। इंडिया ने बताया है कि वो इंडिया प्लान कर रहा है कि वो अपना मैत्री 2 है जो रिसर्च स्टेशन, ये भी सेटअप करेगा। मैंने आपको पहले पढ़ाया था हिमाद्री और हिमाद्री बताया था मैंने आपको, मैत्री 1 है जो वो भी बताया था, ये भी हम पहले देख चुके हैं कि ये हमने पहले ही सेटअप करे हुए हैं। कहाँ पे, अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री था एक। नेक्स्ट, द इवेंट विटनेस द रीअफर्मेशन ऑफ द अंटार्कटिक ट्रीटी 1959। ठीक है, तो हमने ये भी अपना रीअफर्म करा है कि हम जो अंटार्कटिका ट्रीटी है वो हम उससे हम मतलब कंप्लाई करते हैं। और जो प्रोटोकॉल है ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिका ट्रीटी मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991, इस पे भी लोगों ने अपना मतलब सारी कंट्रीज़ ने बेसिकली यहाँ पे कोई खासा डिस्प्यूट है नहीं, लेकिन यहाँ पे भी धीरे धीरे डिस्प्यूट डेवलप होंगे जब जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी और आइस मेल्ट होगी और ज़मीन वहाँ पे दिखने लगेगी। जैसे आजकल न्यूज़ भी आ रहे हैं कि वहाँ पे ग्रीन पास्चर्स बनने डेवलप होने स्टार्ट हो गए, तो ये भी आगे जाके वॉर वगैरह का कॉज बनेगा ही। बाकी आपको याद रखना, ठीक है, कि जो नॉर्थ में यानी कि आर्कटिक में हमारा जो सेंटर है रिसर्च सेंटर उसका नाम है हिमाद्री, और जो साउथ में है उसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट नाम से पता चल रहा है किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट है। बाकी देखिए इसमें बहुत डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। किसने रिपोर्ट रिलीज़ करी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रैप बोलते हैं, वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम, ये यूके बेस्ड एक NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट, ये मार्च 30 को मनाया जाता है। नेक्स्ट, जियो पार्क्स टू द ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। देखिए जैसे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये मैन एंड बायोस्फीयर का जो प्रोग्राम चलता है यूनेस्को का, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का प्रोग्राम चलता है, वैसे ही यूनेस्को का एक जियो पार्क्स नेटवर्क भी है, ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क। तो उसमें कुछ नई साइट्स ऐड करी हैं यूनेस्को ने, ये करता रहता है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रांस बाउंड्री जियो पार्क बनाया है इन्होंने, जो कि बेल्जियम और जो नीदरलैंड है इन दोनों के बॉर्डर पे है। ठीक है, इसका नाम आगे देखेंगे हम। जियो पार्क बेसिकली प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कि सिग्निफिकेंट है जियोलॉजी के लिए। और ये कोई मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि एक साइट है जो पहले से ही MAB के अंदर कवर्ड है, उसको इसके अंदर ले लेंगे। हो सकता है एक साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको भी डिक्लेयर कर सकते हैं एक जियो पार्क। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक साइट दो टैग नहीं हो सकते, एक साइट के 2 टैग भी हो सकते हैं। 2014 में इसको स्टार्ट करा गया था जियो पार्क इनिशिएटिव। ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट ये है कि जियो पार्क इनिशिएटिव है किसका, तो यूनेस्को का है। इतना भी याद रखोगे ना तभी भी आपका क्वेश्चन इसमें सॉल्व होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 कौन रिलीज़ करता है इसको, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसको रिलीज़ करता है। थीम क्या थी इस बार, एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डीकार्बनाइजेशन इन इंडिया। पिछली बार भी इससे रिपोर्ट आई थी तो इसमें कर्नाटका ने टॉप करा था, इस बार भी कर्नाटका ने टॉप करा है। तो आपने अगर लास्ट ईयर करंट अफेयर पढ़ा होगा तो वैसे ही आपको पता होगा। नेक्स्ट, UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट,
कौन पब्लिश करता है? यूनेस्को। यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूनेस्को। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देखिए ये इंडिया ने लॉन्च करा है तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, इंडिया ने इसके लिए पैसा भी दिया है और ये बोला है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ बनेगा? इंडिया में ही बनेगा। और इसको जो पूरा फॉर्मेट है ना इसको डेवलप करने का, जैसे हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आज के टाइम? गुरुग्राम में, तो वैसे ही उसी लाइन्स पे हम इसको बना रहे हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को, और इसका भी हेडक्वार्टर इंडिया में ही होगा। 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज़ हैं जो उनको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमने यहाँ पे बता दिया 150 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं स्टार्टिंग के 5 साल के लिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तर्ज पे इसको बनाया जा रहा है। तो अभी इसका डिसाइड नहीं हुआ है, वैसे ये मैसूर में लॉन्च करा था सरकार ने, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा? मैसूर में ही बनेगा, कहीं और बनेगा वो शायद अभी फिक्स नहीं हुआ है। मैंने थोड़ा रिसर्च भी की इस पर लेकिन मुझे मिला नहीं। बाकी इंडिया इसको लीड कर रहा है, ठीक है, यह याद रखना, ये पूछा जा सकता है पेपर में कि कौन लीड कर रहा है इसको, तो इंडिया लीड कर रहा है। मैसूरू में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको खुद लॉन्च करा था। नेक्स्ट, नीति आयोग रिपोर्ट ऑन सीवीड वैल्यू चेन डेवलपमेंट। देखो सीवीड है ना, ये वर्ड अपने आप में मिसनोमर है, नाम से पढ़ने में ऐसा लगता है कि ये कोई चीज़ मतलब बेकार चीज़ होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये खाने में भी मतलब काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, तो चाइना वगैरह में बहुत कंज्यूम करा जाता है। इंडिया में भी गवर्नमेंट इसके ऊपर मतलब प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है। ठीक है, नीति आयोग ने बेसिकली अपनी कॉम्प्रिहेंसिव अपनी स्ट्रैटेजी अभी रिलीज़ करी थी कि हम क्या चाहते हैं, कैसे डेवलपमेंट करना चाहते हैं सीवीड का। इंडिया में जो पीएम मत्स्य संपदा मिशन है ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, ठीक है, उसमें ऑलरेडी सीवीड कल्टीवेशन को प्रमोट करा जाता है। तो रिपोर्ट जो नीति आयोग की थी उसका टाइटल था स्ट्रेटजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीवीड वैल्यू चेन। एक्चुअली सीवीड से ना एक हाइड्रोकोलोइड नाम का एक केमिकल सब्सटेंस बनता है जो कि जेलिंग एजेंट होता है। जेलिंग एजेंट मतलब ये बेसिकली ये डिसाइड करता है कि किसी भी प्रोडक्ट में कितना वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होगी। ठीक है, वाटर किसी आप चीज़ के अंदर, सॉलिड के अंदर वाटर हम डालते हैं तभी तो वो जेल बनता है। ठीक है, तो वो जेलिंग एजेंट है एक तरीके से, ये वाटर को मतलब किसी सॉलिड चीज़ के अंदर वाटर डाल के उसको जेल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है ये। और फिलहाल के टाइम पे सीवीड कल्टीवेशन में और एक्सपोर्ट में मतलब सबसे आगे कोरिया है। कोरिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है सीवीड को। नेक्स्ट, गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये घासीदास नेशनल पार्क आपने पढ़ा होगा स्टैटिक ज्योग्राफी में, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि कहाँ पे है ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो अब टोटल हमारे इंडिया में 55 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ये नया डिक्लेयर कराया गुरु घासीदास, एक राजस्थान में भी डिक्लेयर किया था हमने, वो आगे आएगा अभी, उसको मिला के टोटल 55 है। नेक्स्ट, वैनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वैनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव करा है। महाराष्ट्र में इसके ऊपर डैम बनाए जाएंगे और डैम बना के फिर कैनाल बना के दोनों को लिंक करा जाएगा रिवर्स को। कौन कौन सी? वैनगंगा नलगंगा रिवर। और ये कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं वैनगंगा वगैरह? ये ट्रिब्यूटरी हैं तुम्हारी गोदावरी नदी की। ठीक है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के ही त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस, मतलब वही SDGs पे जो प्रोग्रेस है उससे रिलेटेड है। और इतना मतलब ये नाम से पता चल जा रहा है, जो चीज़ें बहुत नाम से क्लियर होती है ना वो एग्जाम में नॉर्मली कम पूछी जाती हैं, तो आपको इतना ज़्यादा इसमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें दी हुई हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। किसने रिलीज़ करा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। इसमें यही बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी क्या प्रोग्रेस है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि इंडिया के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में पहले ये 88% था, अभी ये थोड़ा और बढ़ गया है। 88.9% जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो कौन ओन करता है, उनका मालिक कौन है इंडिया में एक तरीके से? तो वो वुमेन है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 88.9% सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे हैं जिनको लीड कौन करता है? वुमेन लीड करती है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इंडिया का ये 97 पे आ गया है, पहले 130 पे था ये, अब कहाँ पे आ गया? 97 पे आ गया है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हमेशा 1 लाख वुमेन के ऊपर निकाला जाता है। ठीक है, याद रखना, ये 1000 में से नहीं निकालते, 1 लाख में। 1 लाख जब बच्चे पैदा मतलब बच्चों को बर्थ कर रही हैं औरतें, तो उसमें से 97 की ही डेथ हो रही है सिर्फ औरतों की। अंडर 5 मोर्टेलिटी, इसको हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी बोलते हैं। इसके केस में कितनी आ गई है हमारी? तो ये पहले 43 थी, अब ये कम होकर 32 पे आ गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हमने आपको पता होगा पॉवर्टी है जो, वो भी 29% से 11% पे लेके आ गए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो ये हमारा कौन सा SDG? ये है SDG 1.2। जीरो पहला आपको पता होगा, पहला है जीरो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, और पांचवा जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स।
स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रूव्स रिपोर्ट आई है हाल ही में, इसको रिलीज़ करा है ग्लोबल मैंग्रूव अलायंस ने। ग्लोबल मैंग्रूव अलायंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुनामी जब आई थी 2004 में, तब ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था उस टाइम पे, ठीक है। ग्लोबल मैंग्रूव अलायंस 2020 को इसने बेसलाइन लिया है और इसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट है वो काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि इसने बताया कि जो लक्षद्वीप आर्चिपिलागो है हमारा और जो तमिलनाडु के आसपास में जो मैंग्रूव्स है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड सिचुएशन में पहुंच गए हैं, बहुत हालत ख़राब है, क्योंकि जो सी लेवल है वो राइज़ हो रहा है, इसकी वजह से जो मैंग्रूव्स हैं उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इसके अलावा इसने जो गुजरात कोस्ट पे जो एरिया, कोंकण वाला कोस्ट और मालाबार कोस्ट के एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी बताया कि वल्नरेबल टू कोलाप्स की सिचुएशन पे है मैंग्रूव्स, मतलब हालत ख़राब है मैंग्रूव्स की। थ्रेट के लिए इसने क्या क्या कॉज बताए, देखिए सी लेवल राइज तो अपने आप में है ही, उसके अलावा एक्वाकल्चर, ऑयल पाम कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन, इन सब के लिए क्या करा जा रहा है ना, मैंग्रूव्स को डिस्ट्रॉय करा जा रहा है, मैंग्रूव्स को कहीं तो काट ही दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस ये रीजन्स बताए इन्होंने। श्रिम्प एक्वाकल्चर को एक मेजर रीज़न बताया है। श्रिम्प एक्वाकल्चर को प्रोमोट गवर्नमेंट कौन सी स्कीम के अंदर कर रही है, सेम श्रिम्प एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, ये स्कीम का नाम है, ठीक है। तो स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस श्रिम्प एक्वाकल्चर की वजह से, देखिए श्रिम्प एक्वाकल्चर से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि हमारे इंडिया में लोग अच्छे से नहीं करते, मतलब रूल्स को फॉलो नहीं करते, अनसस्टेनेबल तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एफर्ट्स टू इंप्रूव मैंग्रोव, इसके लिए हमारे इंडिया में एक स्कीम है, मिस्टी स्कीम, फुल फॉर्म है इसका, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। टोटल 11 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में स्कीम चल रही है। नेक्स्ट, यूनेस्को डेजिग्नेट्स 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स, 12 नए बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करे हैं यूनेस्को ने। ये मैंने आपको जो पहले भी ऊपर आया था, ये रिपीट हुआ था। टोटल 11 कंट्रीज़ 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 11 ही देशों में, लेकिन इसमें से पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 ऐसे हैं जो ट्रांस बाउंड्री है, मतलब 2 देशों में ये फैले हुए हैं, और आपको यही दोनों याद रखने हैं। कौन कौन से, एक है कैंपेन बोरेक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, बेल्जियम और नीदरलैंड में क्रॉस बाउंड्री पे है, मतलब बाउंड्री पे इन दोनों की है, कैंपेक बोरेक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा है हमारा जूलियन एल्प्स बाउंड्री ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, ये इटली और स्लोवेनिया के बॉर्डर पे है, ठीक है। आप एकदम नॉर्थ ईस्ट इटली में देखोगे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में। ये आपने स्टैटिक में पढ़ा होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 18 हैं टोटल, जिनमें से 12 हैं जो वो यूनेस्को मैन बायोस्फीयर रिजर्व में लिस्टेड हैं। कौन कौन से हैं, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, ये MAB में नहीं है। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में, ये भी MAB में नहीं है। मानस ये आसाम में है, लेकिन ये MAB में नहीं है। दिब्रू साइकोवा आसाम में है, ये भी MAB में नहीं है। नोकरेक मेघालय में है। पन्ना मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, ये हमने ऊपर भी देखा था, सतपुड़ा नेशनल पार्क वगैरह वो यहीं पंचमढ़ी के आसपास ही हैं, कुछ एरिया अंदर है, कुछ बाहर है, ठीक है। नेक्स्ट, अचनकमर अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश में है। कच्छ गुजरात, ये गुजरात में है मतलब, लेकिन ये MAB में नहीं आता है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। सिमलीपाल ये कल भी हमने देखा था, यहाँ पे मेलेनिस्टिक टाइगर्स पाए जाते हैं, ठीक है। मेलेनिस्टिक टाइगर्स इंडिया में एक ही जगह पाए जाते हैं, कहाँ पे, सिमलीपाल में, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल, यहाँ पे सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं, मैंग्रोव्स के लिए फेमस है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश, नो ये भी MAB के अंदर नहीं आता। अगस्त्यमला कर्नाटका, तमिलनाडु केरला के बॉर्डर पे है ये अगस्त्यमला, कर्नाटका तमिलनाडु और केरला के बेसिकली ये बॉर्डर एरियाज़ में पड़ता है। नीलगिरी तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने पैनल बनाया है नेट जीरो गोल को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म में, और ये COP26 के बारे में मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बेस्ट पैनल बनाया है नेट जीरो गोल अचीव करने के लिए, और कैसे अचीव करना है, जल्दी अचीव करना है, क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, वो सब चीज़ों पर काम करेगा। नेक्स्ट, गांधी सागर, देखिए गांधी सागर ना एक डैम है, आपने पढ़ा होगा गांधी सागर डैम, कौन सी नदी पे है ये डैम, तो गांधी सागर डैम हमारा है चंबल नदी के ऊपर। तो उसी डैम के आसपास ना गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें चीता को, मतलब चीताज के लिए परफेक्ट हैबिटेट उसको डिक्लेयर करा गया है। तो पहले कूनो नेशनल पार्क में चीता छोड़े गए थे, अभी गांधीनगर जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे छोड़े जाएंगे। आपको पता होना चाहिए चंबल नदी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में से पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट, रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस के ऊपर किसने रिपोर्ट निकाली है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IUFRO, ठीक है। टाइटल है इसका इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस, अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स ड्रॉबैक्स एंड न्यू अप्रोचेस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये वाला करंट अफेयर, ज़्यादा आपको इसके ऊपर स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, 4th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ UNEA, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल एजेंसी, ठीक है, ओटावा कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है।
सॉरी हेडक्वार्टर नहीं, मतलब यहाँ पे ये हुई थी इस बार, इसकी जो मीटिंग हुई थी, सेशन हुआ था 4th। और अगेन इसका गोल क्या है, देख मैंने आपको कई बार मैं आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि 2025 तक एक प्लास्टिक की ट्रीटी साइन होती है, प्लास्टिक को मतलब होनी है कि इसको कैसे बैन करना है, और उससे रिलेटेड जो डिस्कशंस हैं वो इस साल में ही ख़त्म होने हैं। तो उसी से रिलेटेड डिस्कशंस के लिए मीटिंग हुई थी। अगली मीटिंग जो होने वाली है वो साउथ कोरिया में होगी, 2024 में ही होगी, नवंबर में। नेक्स्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 ये पब्लिश हुई है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, इनकी मतलब काफ़ी बुरी हालत बताई है। पब्लिश कौन करता है इसको? स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर। बिहार का जो बेगूसराय है वो इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड मतलब प्लेस पाया गया है पूरे वर्ल्ड वाइड। और दिल्ली है जो ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल लिस्ट में आई है। कंट्रीज़ वाइज देखेंगे PM 2.5 के कंसंट्रेशन में तो पहले पे बांग्लादेश, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे इंडिया। मतलब ऐसा समझो कि ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में तो आते थे तीनों, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया सबसे पॉल्यूटेड हैं ये तीनों। सिटीज़ की बात में बेगूसराय पहले पे है, ये आपको याद रखना है। और आप ये देखोगे टॉप 6 में से सिर्फ एक पाकिस्तान की लाहौर है जो बीच में आती है, बाकी सारे इंडिया के सिटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला स्मॉल स्केल LNG। देखिए अभी क्या हो रहा है ना कि हम लार्ज स्केल जो प्लांट्स वगैरह हैं वो सेटअप कर नहीं पा रहे हैं जल्दी जल्दी, इसलिए हम न्यूक्लियर में भी हम स्मॉल स्केल रिएक्टर बना रहे हैं, भारत स्मॉल स्केल रिएक्टर। वैसे ही हम LNG है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसमें भी स्मॉल स्केल रिएक्टर्स बना रहे हैं, ठीक है। वो मतलब जहाँ पे स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन हो सके, कि जिस एरिया में करना है वहीं पे बनाओ और वहीं पे यूज़ करो। तो इंडिया में पहला डेवलप करा गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे करा गया ये स्मॉल स्केल LNG प्लांट? वाजीपुर कॉम्प्लेक्स, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, TN शोर तमिलनाडु गवर्नमेंट का है। TN शोर, TN का मतलब यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है। ये कुछ तमिल वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड आपको नहीं आएगा। नीथल मेची यक्कम स्कीम है, बेसिकली कोस्टल एरियाज़ के रिसोर्सेज को हम कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उससे रिलेटेड है। और यहाँ पे गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि जो अपने बीचेज़ हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो बीच हैं उनको साफ़ सुथरा और डेवलप करा जाए, जिससे कि उनके लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन लिए जा सके। क्योंकि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अगर किसी बीच को मिल जाता है तो फिर उस एक तरीके से ये सर्टिफिकेट है कि बीच पे सारी बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, साफ़ सफाई अच्छी है और सभी सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी, जिससे यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ट्राई कर रहे हैं कि 8 हमारे बीच हैं तमिलनाडु के, वहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट लिया जा सके। बीचेस के नाम देख सकते हैं, मरीना ये चेन्नई में, ये इंडिया का ऑलरेडी सबसे बड़ा बीच है, पढ़ाई होगा आपने। अरियामान ये रामानाथपुरम में है। कयालपत्तिनम ये थूथुकुडी में है। कोडाविलई ये तिरुनलवेली में है। नेक्स्ट, कामेश्वरम ये नागपट्टिनम में है। कत्तुमावदी ये हमारा पुदुकोत्तई में है। और सिल्वर बीच कडालोर में है। मरक्कनम ये विल्लुपुरम में है। सिल्वर बीच, मरीना बीच, एटलीस्ट ये दो आपको जरूर याद रखना है, सिल्वर बीच और मरीना बीच। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज। देखिए आपको पता होगा कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है, जिसको बोन कन्वेंशन भी कहा जाता है। तो उसकी ये मीटिंग हुई थी, इसने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है। UN एनवायरमेंटल प्रोग्राम वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, ये रिपोर्ट इसने रिलीज़ करी है, ठीक है। और इसमें वो ये बताया कि कौन सी स्पीसीज़ है कम हो गई है, कितना बढ़ तो खैर क्या ही रहा है, सब कम ही हो रहा है। तो वो सब के बारे में बताया गया, इतना डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है इस वाले में, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI इनिशिएटिव, ये इंडिया और डेनमार्क में से, डेनमार्क की ना बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंडिया के साथ ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें काम करने वाली हैं। तो उन्होंने मिलके एक्चुअली उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ पे? तमिलनाडु में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम से। वहाँ पे उन्होंने ये अपना इनिशिएटिव लॉन्च करा है, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, ठीक है, इनिशिएटिव। बस इतना याद रख लेना कि ये किसका है, ये डेनमार्क की कई सारी कंपनीज़ हैं, उन्होंने मिलकर लॉन्च करा है इंडिया में, ताकि इंडिया के साथ कोलेबोरेशन बढ़ा सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट रिपोर्ट है, ये पब्लिश हुई है हाल ही में, जिसमें पता चला है कि टोटल इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है स्नो लेपर्ड्स की, तो 718 है टोटल पॉपुलेशन। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में 477। नेक्स्ट, 28th कॉन्फ्रेंस पार्टीज़ ऑफ। देखिए COP28 के बारे में ऑल्दो ये मैं पहले आपको कई बार इससे रिलेटेड सारी चीज़ें करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक साथ रिपीट हो जाएंगी सारी चीज़ें, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए COP28 कहाँ हुई थी? तो दुबई में हुई थी ये, ठीक है, UAE में। और COP29 कहाँ होने वाली है? अज़रबैजान बाकू में। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स में भी आया था ये, ठीक है। COP30 होगी ब्राज़ील में, ये तो पता ही होना चाहिए आपको COP के बारे में। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है जो UNFCCC की इस साल का एनवायरनमेंट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। लॉस एंड डैमेज फंड मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, ये वल्नरेबल नेशंस हैं जो कि
ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज फेस कर रहे हैं, इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का, उसको कंपनसेट करने के लिए एक तरीके से पैसे दिए जाएंगे। डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो पैसा देंगे, ठीक है। और इसके अंदर लिए जो बोर्ड बनाया गया था वो बोर्ड फिलीपींस में है, ठीक है। और स्टार्टिंग में पैसों को देख रेख कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक। और 650 मिलियन डॉलर इसमें फ़िलहाल में टोटल फंड है। और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फंड कितना है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट, ये मैंने आपको बता दिया। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मीटिंग्स हो रही है कि इसको फाइनल करा जाएगा किसमें? अगले COP29 में, ठीक है। इसमें मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन इनिशिएटिव, देखिए जो लॉस एंड डैमेज फंड है वो डील करता है उस चीज़ से जहाँ पे ऑलरेडी लॉस हो चुका है। लेकिन क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट है, ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अडेप्ट कर जाएं क्लाइमेट चेंज से और नुकसान कम से कम हो। ग्लोबल स्टॉक टेक टैक्स, ये ग्लोबल स्टॉक टेक टैक्स एंड फॉसिल फ्यूल, देखिए फॉसिल फ्यूल से जो पावर जनरेट करा जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी, उसको ख़त्म करने की बात हुई थी। इसके अलावा ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्स्ट है जो, ये मैंने आपको स्टॉक टेक बता दिया कि ये रिव्यू करने का ही तरीका है कि ऑलरेडी हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, क्या हम 2050 तक नेट जीरो अचीव भी कर पाएंगे। कुछ इंडिया के इनिशिएटिव थे। ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस, ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस इंडिया ने लॉन्च करा था, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ मिलकर लॉन्च करा था इंडिया ने। टोटल स्टार्टिंग में 11 कंट्रीज़ थी, लेकिन ये बढ़ती रहेंगी, तो इतना नंबर ऑफ कंट्रीज़ पर स्टार्टिंग में 11 है, इतना याद रख लीजिए। नंबर ऑफ कंट्रीज़ के नाम याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको COP28 में लॉन्च करा था। ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस GCR है, ठीक है। और फिलहाल जो मॉडल डेवलप करा जा रहा है ना इसमें कि कैसे हम रिवर सिटीज़ हैं जो उनको सस्टेनेबली उनको डेवलप कर सकते हैं, तो उसमें एक सिटी है अराहुस नाम की, डेनमार्क में। तो यहाँ पे जो मॉडल फॉलो करा गया ना, इसको यहाँ पे फॉलो करने की बात हो रही है कि कैसे सस्टेनेबल अर्बन रिवर मैनेजमेंट एक मॉडल है जो इसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनके हेल्प से। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये भी हमारे इंडिया की गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है COP28 में। वैसे ये इंडिया में पहले लॉन्च हो गया था। यहाँ पे बेसिकली ऐसे लोग जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके अपनाते हैं अपनी लाइफस्टाइल में और अपने बिजनेसेस वगैरह में, उनको ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा और ग्रीन क्रेडिट को वो ट्रेड कर सकते हैं एक नॉर्मल कमोडिटी की तरह। एफर्ट दो एरियाज़ यहाँ पे मेन प्रायोरिटीज़ हैं, उनको वाटर कंजर्वेशन या एफॉरेस्टेशन, इन दो फील्ड में जो काम करेंगे उनको ग्रीन क्रेडिट दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये मैं आपको बता दिया पहले, 7th पोजीशन रहा है इसमें इंडिया का। ये भी COP28 में ही रिलीज़ करा गया था। इसको रिलीज़ करता है जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये COP28 के टाइम पे ही रिलीज़ हुआ था। 7th पोजीशन है इंडिया का। वैसे अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो इसमें जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पोजीशन होती हैं वो एम्प्टी होती हैं, ठीक है, उसमें कोई नहीं होता। तो देखा जाए तो इस हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो 4th होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इसकी रैंक ही 4th से स्टार्ट होती है तो इस हिसाब से 7th पोजीशन पे आते हैं हम। लेकिन पिछले साल इसमें हम 8th पोजीशन पे थे। यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग के 3 एम्प्टी हैं, कोई नहीं है यहाँ पे। फिर चौथे पे डेनमार्क है, फिर एस्टोनिया, फिलीपींस और फिर इंडिया। इसमें और भी कैटेगरीज हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन की कैटेगरी है, इसमें हमारा रैंक है 9 और जो एनर्जी यूज़ रैंक है उसमें हमारा 10 है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ओवरऑल रैंक याद रखनी है 7th। और कौन रिलीज़ करता है? जर्मन वॉच, COP28 में रिलीज़ करी गई थी। 14th एमिशंस गैप रिपोर्ट, ये बताता है कि हमारे टोटल एमिशन जो हम कर रहे हैं अभी वो कितना हमने प्लेज करा हुआ था और कितना अभी हो रहा है, तो उसमें कितना गैप है ना, ये बताता है कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को मेज़र करता है एमिशन गैप रिपोर्ट 2023। और पेरिस एग्रीमेंट में जो आपको पता ही होगा हमने करा हुआ है कि प्रिफरेबली तो हम देखिए करना चाहते हैं हम कि दो से नीचे रखना है हमें, लेकिन प्रिफरेबली लिमिट है 1.5 प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, ठीक है। जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स था उन पे हम इसको वापस इससे मतलब लिमिट रखना चाहते हैं हम यहाँ पे कि या तो मैक्सिमम 2 तक जाए, प्रिफरेबली 1.5 डिग्री तक ही इंक्रीज़ हो टेम्परेचर। ये पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट थे, ठीक है। उनमें अभी कितना गैप है उसको ही असेस करता है ये अडेप्टेशन रिपोर्ट है जो, ठीक है। द एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 कौन रिलीज़ करता है इसको? UNEP। एक है एमिशन गैप रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट और भी आती है उसको अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। वो भी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ही रिलीज़ करता है। अच्छा, UNEP के ना हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, ये कहाँ पे है? नैरोबी, केनिया में, ठीक है। क्योंकि ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत कम है जो हेडक्वार्टर्स हैं, तो इसलिए ये पूछा जाता है। और आपको गैस करेगा तो गलती मार देगा, सोचेगा कि यहाँ तो होगा नहीं। नेक्स्ट मीनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, देखिए मरकरी से रिलेटेड है मीनामाता कन्वेंशन। ये जापान में एक डिजास्टर हुआ था मीनामाता से रिलेटेड, तब उसके बाद इस ये आई थी मतलब इफेक्ट में 2017 में ये स्टार्ट हो गया था कन्वेंशन, ठीक है। आ तो पहले गया था लेकिन इफेक्ट ये 2017 से हुआ था। इसकी मीटिंग जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली फेज डाउन करने की बात करी जा रही है डेंटल अमलगम को। अमलगम क्या होता है? देखिए कोई भी ऐसा सॉल्यूशन या फिर कोई भी ऐसी मतलब चीज़ जहाँ पे एक मिक्सचर का एक कंपोनेंट क्या है? मरकरी है, ठीक है। जहाँ पे एक कंपोनेंट मरकरी होता है ना उसको अमलगम बोलते हैं। तो 2025 तक कोई भी मरकरी अलाउड नहीं करा जाएगा कॉस्मेटिक मटेरियल्स में,
और डेंटल एमलगम है जो, उसमें भी फेस डाउन करने की बात की जा रही है मरकरी को, क्योंकि मरकरी से ये मीनामाता डिजीज़ हो जाती है जो कि काफ़ी खतरनाक डिजीज़ है। इसके अलावा फेज़ आउट डेट डिसाइड करी जाएगी, मतलब दे ऑल्सो डिसाइडेड टू अमेंड एनेक्चर बी विद 2025 फेज आउट डेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीयूरेथीन। ठीक है, ये भी मतलब पॉलीयूरेथीन है जो ये मरकरी को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करता है प्रोडक्शन के लिए, तो इसको भी ख़त्म करने की बात की जा रही है 2025 तक ही। COP6 के बारे में डिटेल दी हुई है। मीनामाता डिजीज़ बता रखा है यहाँ पे। मीनामाता डिजीज़ एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि कैसा डिसऑर्डर है ये, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, जो कि मिथाइल मरकरी की वजह से होता है। बाकी ये इतना 2017 में आए थे, ये मैंने आपको बता दिया है। ये इसके कंट्रोल करता है इसके ट्रेड को, एमिशन को, और इसके कि अगर आपने यूज़ भी कर रहे हो तो फिर इसको डिस्पोज कैसे कर रहे हो, इन सब चीज़ों को ये कवर करता है। नेक्स्ट, क्लाइमेट एम्बिशन समिट। क्लाइमेट एम्बिशन समिट ये यूनाइटेड नेशंस कराता है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में हुई है इस बार। ये एम दे रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, टू एक्सेलरेट एक्शन बाय गवर्नमेंट, बिजनेस, फाइनेंस, लोकल अथॉरिटीज, सिविल सोसाइटी एंड हियर फ्रॉम फर्स्ट मूवर्स एंड डूअर्स। इतनी बड़ी थीम को ऑप्शन में लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली लिखा भी नहीं जाता, आता भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन, बहुत कम चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के। और ये क्लाइमेट एम्बिशन समिट है, अगेन ये भी यही ट्रैक करेगा कि हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं और आगे कैसे करना है। और ये खासकर ये नॉन स्टेट एक्टर्स वगैरह को टारगेट करता है कि इनसे भी मतलब बात की जाए, नॉन स्टेट एक्टर्स से, मतलब गवर्नमेंट के अलावा जो दूसरे एक्टर्स होते हैं किसी भी कंट्री में, कि वो अपने ओवरऑल गोल्स को अलाइन करें ताकि जो नेट जीरो का टारगेट है उसको हम अचीव कर सकें। वेनेडियम, देखिए लास्ट ईयर आपको पता होगा लिथियम डिस्कवर हुआ था कश्मीर में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अभी वैसे कुछ टाइम पहले वेनेडियम डिस्कवर हुआ था, कहाँ पे? गुजरात में है। वेनेडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ करा जाता है अलग अलग, मतलब ऑलमोस्ट सभी टेक्नोलॉजीज़ में, जो मेजर टेक्नोलॉजीज़ हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है वेनेडियम का, एयरक्राफ्ट वगैरह में भी। लेकिन जिसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है वो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन में, H2SO4, इसके प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड बोलते हैं आई थिंक उसको, जिसका एग्जैक्टली इस्तेमाल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं वेनेडियम क्या है, ये रेयर मेटल है जो कि रॉ मटेरियल होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। इसको कहाँ पे? सैंड है गुजरात की जो मिट्टी है उसमें इसको डिस्कवर करा गया है, अरेबियन सी के आसपास वाले एरियाज़ में। कहाँ पे? अलंग, गुजरात में। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटीज़ मिशन। देखिए इंडिया का आपको पता होगा, जब मोदी जी सरकार आई थी तो 2014 के आसपास, तो 100 स्मार्ट सिटीज़ डेवलप करने की बात हुई थी। तो उन्हीं स्मार्ट सिटीज़ से रिलेटेड ये कॉन्क्लेव हुआ था इंदौर में। ठीक है, और कि कैसे हमारी जो 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं अक्रॉस, उनको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू, मतलब कैसे नेट जीरो का जो COP26 के हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। बस यही है, मतलब इतना हॉलिस्टिकली ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ है, इतना आप याद रख लें। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको इनॉग्रेट करा था एक तरीके से। नेक्स्ट, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? धौलपुर करौली आपको पता है जगह है राजस्थान में। तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में। और इसको टोटल मिला के 55 हो गए हैं। एक गुरु घासीदास था जो छत्तीसगढ़ में है, और ये करौली वाला राजस्थान में है। ठीक है, 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। देखिए कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ रहा है पेपरों में। ठीक है, तो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस है, ये कहाँ पे हुई है? बेंगलुरु, इंडिया में हुई है, और ये हर 4 साल में होती है। इंडिया का जो कॉफ़ी बोर्ड है ना, उसके साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइज कराई है। ठीक है, वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज कराई है, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। इसका जो थीम था वो था सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी वर्ड आया है, और मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि अगर सर्कुलर इकोनॉमी आ रहा है तो कौन सी कंट्री है जिसके साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी में? तो वो कर रहे हैं हम किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाए और आपको आंसर पता है, तब तो आपको देखो आंसर पता है तो फिर तो वही टिक करना है जो आपको पता है। लेकिन अगर नहीं पता है, उस केस में आप सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है और ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया है, तब आप ऑस्ट्रेलिया के साथ जा सकते हैं। एक मतलब इंटेलिजेंट गैस होगा ये। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। होप यू लाइक दिस वीडियो। एनवायरनमेंट के रिलेटेड करंट अफेयर यहाँ हो गए हैं। अभी हम कुछ सेलेक्टिवली कुछ और टॉपिक हैं जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, वो देखेंगे। बाकी फिर हम और अपने किसी दूसरी मैगजीन से भी धीरे धीरे करंट अफेयर्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे, ताकि और इनरिच हो जाए हमारा करंट अफेयर का कंटेंट। बाकी आप जो करंट अफेयर के जितनी भी हमारे वीडियोस हैं, इनको आप 2x की स्पीड पे ही चाहे, लेकिन रिवाइज़ आपको करना है, क्योंकि करंट अफेयर आप इतने कवर कर लोगे तो वो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, चाहे वो UPPCS हो या फिर BPSC हो। इवन अगर आप डेप्थ में जितना मैंने आपको बताया है इसके बारे में कंटेंट आप इतना पढ़ लेते हो, तो UPSC के प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर इन टॉपिक्स में से आता है तो। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।